ठीक। नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नवम कक्षा के कृतिका पाठ 3 रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित इस एकांकी को पढ़ेंगे, समझेंगे। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्चतम शिक्षा प्राप्त की इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बचपन से ही नाटकों का शौक होने की वजह से जगदीश जी स्कूल कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया करते थे। आगे चलकर यही शौक सृजन के रूप में परिवर्तित हो गया। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में विविधता है। ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी नाटक भी लिखे। उनके कुछ व्यंग प्रधान एकांकी चर्चित है और उन्हीं में से एक है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी प्रस्तुत एकांकी में श्री जगदीश चंद्र माथुर लिखते हैं कि लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या कैसी है, ये इसमें दर्शाया जाता है। इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उसका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर के पिता गोपाल प्रसाद तथा शंकर। पूरा एकांकी एक मामूली से सजे कमरे में खेला गया है। उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका लड़का शंकर आने वाला है। तब प्रेमा कहती है कि तुमने ही उनको पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया। मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने लाकर रखा, पर वह इन सब चीज़ों से नफरत करती है। रामस्वरूप कहते हैं कि न जाने उसका दिमाग कैसा है। उमा BA तक पढ़ी हुई है, परंतु रामस्वरूप लड़के वालों को 10वीं तक पढ़ी बताते हैं, क्योंकि लड़के वालों को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। नाश्ते में टोस्ट रखने के लिए मक्खन नहीं है। रामस्वरूप ने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए भेजा। बाहर जाते हुए रतन ने देखा कि कोई घर की ओर बढ़ रहा है। वो मालिक को बताता है कि थोड़ी देर में दरवाज़ा खटकता है और दरवाज़ा खुलने पर गोपाल प्रसाद और उसका लड़का शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं। दोनों बैठकर अपने ज़माने की तुलना नए ज़माने से करते हैं। अपनी आवाज़ और तरीके को बदलते हुए गोपाल प्रसाद कहते हैं कि उमा को बुलाइए। वह सिर झुकाए तथा हाथ में पान की तरसतरी लिए आती है। उमा के लगे चश्मे को देखकर गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों को एक साथ बोलते हैं, चश्मा? रामस्वरूप चश्मा लगाने की वजह को स्पष्ट कर देते हैं। दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद उमा की बात चेहरे की छवि देखते हुए गाने बजाने के बारे में पूछते हैं। सितार उठाकर गीत सुनाती हुई उमा की नज़रें उस लड़के पर पड़ती है। वह उसे पहचान कर गाना बंद कर देती है। फिर उमा उनकी पेंटिंग सिलाई के बारे में पूछती। इसका उत्तर रामस्वरूप दे देते हैं। तब गोपाल प्रसाद उमा से कुछ इनाम विनाम जीतने के संबंध में पूछते हुए उमा को उत्तर देने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप भी उमा से जवाब के लिए कहती है। उमा हल्की और मजबूत आवाज़ में बोलती है कि मैं क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कोई कुर्सी मेज़ बेची जाती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, केवल खरीदार को दिखा देता है। पसंद आ जाए तो अच्छा, वरना। रामस्वरूप क्रोधित होकर उसे डांटते हैं। उमा, अब मुझे कहने दीजिए बाबूजी।
ये जो महाशय मुझे देखने आए हैं, ज़रा इनसे पूछिए तो कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, क्या उनके चोट नहीं लगती? लड़कियां मजबूर भेड़ बकरियां हैं क्या, जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके पसंद करे? गोपाल प्रसाद ताव में आकर रामस्वरूप बाबू, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? उमा फिर कहती है, आप इतनी देर से मेरी नाप तोल कर रहे हैं, इसमें हमारी बेइज्जती नहीं हुई? और आप ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए, अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के आसपास क्यों चक्कर काट रहे थे और ये वहाँ से कैसे भगाए गए थे? गोपाल प्रसाद तमकता हुआ, तो क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? उमा तो कहती है, हाँ पढ़ी हूँ, BA पास किया है। मैंने न तो कोई चोरी की और न ही आपके पुत्र की तरह इधर उधर ताक झाँक करके कायरता का प्रदर्शन किया। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं और रामस्वरूप को बुरा भला कहते हुए अपने बेटे के साथ दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा पीछे से कहती है, जाइए, जरूर जाइए, घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। गोपाल प्रसाद उसका लड़का दरवाजे के बाहर चले जाते हैं और प्रेमा आती है। उमा रो रही है, सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है, बाबूजी, मक्खन, सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और एकांकी समाप्त हो जाता है। शादी विवाह में जिस तरह से जो व्यापारिक व्यवहार होता है, उस पर ये अपनी चिंता व्यक्त की है। और लड़का इतना जो चरित्रहीन है, लड़की इतनी भली है, तो भी उसे इस तरह से देखा जाता है। हमारे समाज में बुराइयां अभी भी बनी हुई हैं, जिनको हमारे आज के युवा ही इन बुराइयों से लड़कर विजयी हो सकते हैं। इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का अर्थ हुआ कि रीढ़ की हड्डी यानी जो मूलभूत ढांचा होता है शरीर का, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्वाभिमानी होनी चाहिए। लड़का बहुत ही निम्न मानसिकता का प्रतीत होता है, इसलिए लड़की ने जब देख लिया तो फिर वो उसे लताड़ दी और शादी के लिए मना कर दी। बहुत ही अच्छी तरह से ने विचार के ये फैसला लिया, अच्छी बात हुई। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।